देखो, अभी फिजिक्स में अपन कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जैसे आपको कुछ चीजें बता रहा था, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात आई थी। तो एक बार मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को रिवाइज करा देता हूँ। उसको अपन देख लेते हैं दोबारा कि क्या होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिक्स अगर हमें समझनी है, जैसे 11th क्लास की फिजिक्स को अगर हमें पढ़ना है, तो फिजिक्स के दो पार्ट है। एक तो है थ्योरेटिकल और एक होता है न्यूमेरिकल पार्ट, है ना। मैंने आपको एक फंडामेंटल जो एक अप्रोच बताई कि भाई फिजिक्स जो है, फिजिक्स के दो पार्ट रहते हैं ना। जो फिजिक्स है उसके दो पार्ट रहते हैं, एक तो रहता है थ्योरी और एक रहता है न्यूमेरिकल, है ना। एक तो थ्योरी वाला पार्ट रहता है और एक पार्ट रहता है न्यूमेरिकल। जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? बेसिक मैथ्स की जरूरत पड़ती है। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कुछ बेसिक बेसिक मैथ्स में तो 8 9 10 की मैथ्स आती है, लेकिन बेसिक और कुछ एडवांस मैथ्स भी चाहिए होती है। बेसिक एंड एडवांस मैथ्स चाहिए होती है। तो ये बेसिक और एडवांस मैथ्स जब अपन करते हैं, उसके बाद में हमें क्या होती है, फिजिक्स प्रॉपर तरीके से समझ में आती है, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हम सॉल्व कर पाते हैं। अब इस बेसिक और एडवांस मैथ्स में ही एक टॉपिक आता है, जिसमें कुछ टॉपिक आते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक लॉग फंक्शन, बेसिक एल्जेब्रा, और उसी में एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं अपन कैलकुलस। क्या बोलते हैं? कैलकुलस। ये टॉपिक हमें समझना जरूरी है। हमें वेक्टर भी समझना होता है, लेकिन हमें कैलकुलस समझना जरूरी है। बेसिक मैथ्स का एक टॉपिक है। ये टॉपिक 10th क्लास तक अपन नहीं पढ़ते। बाकी तो जितनी भी बेसिक मैथ्स फिजिक्स को समझने के लिए चाहिए होती है, लगभग अपन वो 10th क्लास तक पढ़ चुके होते हैं। लेकिन कैलकुलस जो है वो 11th क्लास में पूरा का पूरा नया टॉपिक होता है। इसका हम कुछ भी जो है पहले कभी भी नहीं पढ़ते हैं। तो कैलकुलस जो है उसके अंदर दो टॉपिक आते हैं। एक तो आता है डिफरेंशिएशन, और दूसरा कौन सा आता है? इंटीग्रेशन। ये बेसिक जो है दो टॉपिक यहाँ पे आते हैं, जिनको हमें पढ़ना पड़ता है अगर हमें पूरी 11th की फिजिक्स को समझना है। बिना इनके फिजिक्स के चैप्टर समझ में नहीं आते। तो अपन जो है आज कैलकुलस को ही समझेंगे कि भाई कैलकुलस है क्या, है ना। कैलकुलस क्या है और इसमें क्या होता है डिफरेंशिएशन और क्या होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको अपन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले लेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद में समझेंगे इंटीग्रेशन। आप इसको एक बार चार्ट को नोट कर लीजिए। तो कैलकुलस, वैसे कैलकुलस जैसा कि नाम लिखा, क्या कैलकुलस कराना, कैलकुलस यानी करना, चेंजेस के लिए। कैलकुलस क्या है? कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस फॉर स्मॉल पीसेस। जब छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसके लिए हमें एक नया एडवांस मैथ्स का टॉपिक की जरूरत पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं? कैलकुलस बोलते हैं। आप न्यूटन का नाम सुनते हो? न्यूटन ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, उसके नाम में आता है। न्यूटन ने जब वो ग्रेविटेशन लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए याद किया जाता है ना न्यूटन को, तो न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन का लॉ दिया कि भाई दुनिया का हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो वो लॉ देने के बाद में न्यूटन क्या था, आसमान की ओर देखता और प्लैनेट के मोशन को समझता था कि प्लैनेट किस तरह से मोशन कर रहे हैं। प्लैनेट से यानी कि अर्थ तो अपना एक प्लैनेट है ही जी, इसके अलावा मून कैसे अर्थ के सराउंडिंग में रोटेट कर रहा है, या फिर अर्थ जो है सन के चारों ओर घूम रही है ना, या फिर दूसरे जो अदर प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर कैसे चक्कर निकाल रहे हैं। तो
न्यूटन जो है इनकी बड़ी स्टडी किया गया था। तो स्टडी करते करते इसको समझ में आया कि मोशन को अगर मुझे समझना है, मोशन को अगर समझना है तो एक पूरा नए तरह का मैथमेटिक्स डेवलप करना पड़ेगा, है ना। उससे साइंटिस्ट लोगों ने, उस समय के जो वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने बोला कि न्यूटन तुमने काम तो बहुत बढ़िया किया, तुमने ग्रेविटेशन लॉ को सिस्टमेटिकली डिफाइन किया है, बहुत अच्छी बात है, पर ये जो प्लैनेट्स का जो मोशन हो रहा है ना, बार बार ये मोशन जब टर्म आ रही थी कि जो मोशन हो रहा है, ये जो मोशन हो रहा है, मूव कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। तो न्यूटन का ठहरो मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। न्यूटन अपने घर गया, मतलब अपनी लैब, वहां पे अपने रूम पे गया, वहां पे उसने रिसर्च किया, उसने सब कुछ एकदम दिमाग में फ्रेमवर्क में बैठा लिया और वापस उन साइंटिस्ट लोगों के पास में आया और उनको बताया कि देखो, मुझे तुम्हें जब इन प्लैनेट्स के मोशन को समझाना है, मैं समझा दूंगा, पर उससे पहले मुझे आपको एक नया मैथ्स का स्ट्रीम समझाना होगा, जिसको बोलते हैं कैलकुलस। क्या बोलते हैं? मतलब उसने एक छोटे से मोशन की प्रॉब्लम को समझने के लिए पूरी की पूरी नई मैथ्स बना दी। इतना जीनियस बंदा था न्यूटन, और ये काम उसने 26 साल की उम्र में कर दिया था, है ना। 26 साल की उम्र तक उसने कैलकुलस बना दी थी। उससे पहले दुनिया में किसी को कैलकुलस नहीं पता थी। न्यूटन का जो समय था वो कौन सा समय था? 1600 के आसपास का समय, 1608 के आसपास या 1605 के आसपास उसका बर्थ हुआ था। तो 1600 से 1700 के बीच में बड़ा एक्टिव था न्यूटन, और न्यूटन ने इतने बड़े बड़े काम किए, मतलब खाली एक मोशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हो ना, एक v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उन इक्वेशंस को डराइव करने के लिए उसने क्या कर दिया? पूरी कैलकुलस बना दी। अभी तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलस को बहुत छोटा सा पढ़ते हैं, एकदम ही छोटा सा। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, थोड़े बहुत पढ़ते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, बस काम हो जाता है। लेकिन मैथ्स में जब इसको समझते हैं तो मैथ्स में तो 4-4 5-5 चैप्टर्स होते हैं, पूरी बुक जो होती है कैलकुलस की एक अलग से 12th क्लास में पढ़नी पड़ती है। लेकिन 11th क्लास की फिजिक्स को समझने के लिए इतना ज्यादा हमें कैलकुलस नहीं पढ़ना होता, केवल बेसिक कैलकुलस के जो फॉर्मूले हैं, कैसे अप्लाई करने, किस कंडीशन में अप्लाई करने, उतने से ही हमारा काम हो जाता है। तो कैलकुलस है क्या है? कैलकुलेशंस फॉर स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे जो चेंजेस हैं, या स्मॉल चेंजेस, है ना, स्मॉल चेंजेस में पीसेज या चेंजेस कहीं पे भी हो रहे हैं, तो उनमें जो कैलकुलेशंस होती है वो किस में होती है? कैलकुलस में होती है। क्या मतलब ये स्मॉल चेंज के? कहाँ हो रहा है क्या कहीं पे स्मॉल चेंज, छोटा सा चेंज कहीं पे बदलाव देख रहे हो? कहीं पे देख रहे हैं क्या, बताओ? कहीं पे भी आपको ये छोटे छोटे चेंजेस दिख रहे हैं क्या, जो जिन चेंजेस की बात न्यूटन कर रहा है? छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में जो चेंज हो रहा है। आप अपने आसपास की घटनाओं को जो देख रहे हैं, उनको थोड़ा गहराई में देखिए। गहराई में देखने का मतलब, मैं सिंपल सी घटना, मेरा यहां से वहां तक जो मोशन करने का प्रोसेस है, उसको आराम से आहिस्ता आहिस्ता देखना। मैं देखो अब यहां से यहां तक आया, आया, मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया। अब देखो ये जब पोजीशन को चेंज किया, तो इसको देखो मैं एक रफ डायग्राम में बना देता हूं, है ना। ये देखो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पर हूं। देखो मैं मोशन करने वाला हूं, मैं अपनी पोजीशन को यहां से यहां तक शिफ्ट किया ना। लेकिन मैं अपनी इस शिफ्टिंग वाले प्रोसेस को बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्टेप में देखूं, तो क्या वो छोटे छोटे टुकड़ों में ये चीज कवर नहीं कर रहा था? जैसे क्या ये गायब होकर यहाँ पे सीधा आ गया, या फिर ये एक छोटा टुकड़ा छोटा टुकड़ा छोटा टुकड़ा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी आगे पोजीशन को बढ़ा रहा है ना, देखो ऐसे धीरे धीरे स्लो मोशन में आप देखो तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे इनफाइनाइट फ्रेम्स दिखेंगे ऐसे। उन फ्रेम्स में वो क्या कर रहा है? मतलब मैं जो आगे बढ़ रहा हूं ना, दिखेंगे नहीं दिखेंगे? मतलब इन छोटे छोटे इनफाइनाइट फ्रेम्स पे मैं अपनी पोजीशन को बना के फिर कोई यहाँ पे पहुंच रहा हूँ। मान लो पहले यहाँ पे थी मेरी x1 पोजीशन, और फिर यहाँ पे हो गई कोई x2 पोजीशन। ऐसे हो रहा है ना? मैं सीधा गायब होकर यहाँ से यहाँ थोड़ा ना पहुंच रहा हूँ, है ना।
मैं ये जो पूरी डिस्टेंस है ना, ये पूरी डिस्टेंस मान लो x है, ये पूरी डिस्टेंस क्या है x। तो इस पूरी डिस्टेंस को छोटे 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 टाइनी पीसेज में कवर कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। तो ये जो सबसे छोटे से छोटा जो टाइनी पीस है ना, छोटे से छोटा, जो छोटे से छोटा पॉसिबल टाइनी पीस है, उसको न्यूटन ने क्या नाम दिया, dx। तो छोटे से छोटा स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल। देखो एक तो होता है इनफाइनाइटली लार्ज और एक होता है इनफाइनाइटली स्मॉल। इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब क्या, हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़ा। और इनफाइनाइटली स्मॉल क्या होता है, हमारी इमेजिनेशन से भी छोटा। तो ये दो टर्म होती है, इनफाइनाइटली लार्ज और इनफाइनाइटली स्मॉल। तो यहाँ पे न्यूटन किसकी बात कर रहा है, इनफाइनाइटली स्मॉल, छोटा सा चेंज, उसकी बात कर रहा है। उसने बोला कि आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही है आपके, वो छोटे छोटे टाइनी चेंजेस में हो रही है। और कोई घटना का जिक्र करो, बताओ। और कोई अगर मैं घटना देखूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस कमरे का टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, बाहर का भी 40 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, अपने यहाँ का 25 से 30 के बीच में होएगा, मान लो लेट सपोज 25 डिग्री सेल्सियस। मैं कमरे का टेम्परेचर जो है T1 मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है। मैंने एयर कंडीशन शुरू किया, एयर कंडीशन को शुरू करने के बाद में इसका टेम्परेचर जो T2 है मान लो हो गया कोई 18 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हुआ, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो चेंज आया ना, मान लो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का ये जो चेंज आया है, ये जो जर्नी है चेंज की, इसको ध्यान से समझना। ये मान लो जो चेंज आया, ये चेंज क्या 25 से सीधा 18 तक पहुंच गया, कैसे पहुंचा होगा, 25 से 24, 24 से 23, क्या 25 से 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, क्या गिनती ऐसे चल रही है, चल रही है क्या, ये हम लोगों ने सीखी है गिनती 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 80, पर नेचर ऐसे काउंटिंग नहीं कर रही। नेचर पता है कैसे काउंटिंग कर रही है, 25 से छोटा वाला सबसे पहले टेम्परेचर आएगा, कौन सा, सब उसके बाद में कौन सा टेम्परेचर आएगा, 25 से सबसे छोटे वाला, 25 के बाद वाली गिनती वो क्या होगी, 24.99999999 ऐसे इनफाइनाइटली स्मॉल चले जाएंगे, वो टेम्परेचर वाली गिनती आएगी, आएगी ना। फिर उसके बाद में फिर उससे कम वाली गिनती। तो नेचर जो है ना वो इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेज में क्या करती है, अपनी काउंटिंग करती है। नेचर तो क्या कर रही है, इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेज में काउंटिंग कर रही है ना। हम कैसे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, नेचर कहती है नहीं, एक के बाद में 1.0001 है ना, 1.1 के बाद में नेचर की काउंटिंग जो होती है वो वैसे चलती है। देखो पहला तो 1 आ गया, 1 के बाद में 2 नहीं है, नेचर के लिए, अपने लिए 2 हो जाता है सीधा। नेचर के लिए 1.5 भी नहीं है, 1.1 भी नहीं है। नेचर के बाद में 1 के बाद में नेक्स्ट काउंटिंग इतनी है 1.000। यहाँ पे इनफाइनाइट आप जीरो लगा दोगे ना, तब जाके लास्ट टू लास्ट डिजिट क्या होगी, वो 1 होगी। ऐसे नेचर की काउंटिंग चलती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस, जब नेचर की ये जो चेंजेस हो रहे हैं, नेचर में ये जो कैलकुलेशंस बन रही है, नेचर की जो काउंटिंग बन रही है, इनके ये जो स्मॉल इनफाइनेटली स्मॉल चेंजेस है, उन्हीं इनफाइनेटली स्मॉल चेंजेस को, नेचर की इसी काउंटिंग के पैटर्न को कैलकुलेट करने की जो ब्रांच है मैथ्स की, वो क्या है, कैलकुलस। खतरनाक ब्रांच है। न्यूटन ने इतनी बारीकी से नेचर को ऑब्जर्व किया, बड़ी शांति से, है ना, कि ये हो क्या रहा है आखिर, ये कैसे हो रहा है चेंज, है ना। उसने मोशन मतलब ये नहीं कि यहां से यहां शिफ्ट हो गए, उसने जादू नहीं सोचा, है ना। अपन बोलते ना फटाफटा, फटाफट मतलब गायब होके आज, अपनी इतनी अपेक्षा होती है किसी व्यक्ति से, लेकिन वो इनफाइनाइट टुकड़ों में धीरे 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 करते करते हम तक पहुंचता है। और यही होती है एक्चुअल की नेचर की कैलकुलेशंस। और इसी को कैलकुलेट करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कैलकुलस की। ठीक है, उस कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका आएगा, डीएक्स का। डीएक्स क्या है, छोटी से छोटी यूनिट है। अगर टेम्परेचर के लिए ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, डीटी। तो डीएक्स क्या हो गया, ये हो गया इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट
स्मॉल चेंज, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। अगर डिस्टेंस के लिए है तो dx हो गया, टेम्परेचर के लिए है तो dt हो गया, टाइम के लिए होगा तो dt स्मॉल वाला। ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन टाइम। तो जो भी दुनिया में ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस क्या क्या लगा देते हैं? स्मॉल डी लगा देते हैं। और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है डिफरेंशिएशन। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। वैसे तो इसके ऐसे डायग्राम बनाएंगे नहीं, आप ऐसे लिख देना dx को dt को इस dt को बोल देंगे इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। ये हो जाएगा इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। है ना, इसमें पॉइंट लिख लेना, इन नेचर things changes in infinitely small steps। प्रकृति में जो चीजें बदलती है वो अनंत रूप से छोटे, इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़ों में होती है ना।